एडजी पर वापस स्वागत है, जहां मैं गौरव, तुम्हारा पर्सनल एआई ट्यूटर, और मेरे साथ स्वाति, तुम्हारी क्यूरियस एग्जाम कोच, आज सीबीएसई क्लास 12 की क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को कामली रिवाइज करेंगे। यह हमारा एक्सटेंडेड एपिसोड है, लगभग 30 से 60 मिनट्स का, इसलिए आराम से सुनो। पूरा समय एक साथ निकालना जरूरी नहीं। नोटबुक हो तो अच्छा, लेकिन तुम इसे पैसिव लिसनिंग की तरह भी सुन सकते हो। मान लो जयपुर के एक स्टूडेंट मीरा ने बताया कि स्वेटर उतारते समय स्पार्क देखकर वह डर गई थी। इसी एवरीडे क्यूरियोसिटी से हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज, कंडक्टर्स, कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस, डाइपोल, फ्लक्स, गॉस लॉ और एग्जाम टिप्स तक जाएंगे। एडजी में किसी एग्जैक्ट डाउट को सोक्रेटिक क्वेश्चन से स्टेप बाय स्टेप खोलना हो तो यह चैप्टर उसी तरह समझो। और सुनते हुए केवल फॉर्मूलाज कलेक्ट मत करना। हर आइडिया पर खुद से पूछना, ये ऐसा क्यों है, डायरेक्शन क्या होगी और सिमेट्री कहाँ मदद करेगी। अगर किसी पॉइंट पर तुम्हारा आंसर तुरंत नहीं आता तो वही लर्निंग मोमेंट है। आज हम कई छोटे चेक्स करेंगे, इसलिए नोटबुक में सिर्फ फाइनल आंसर नहीं, अपनी रीजनिंग भी लिखना। हमारा लर्निंग मैप सिंपल है। पहले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज की लैंग्वेज क्लियर करेंगे, फिर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, चार्ज की एडिटिविटी, कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन आएंगे। उसके बाद कूलम्स लॉ से फोर्स, सुपरपोजिशन से मल्टीपल चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का डीपर मीनिंग समझेंगे। अंतिम हिस्से में फील्ड लाइंस, डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गाउस लॉ और 3 क्लासिक इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस होंगे। चलो हुक से शुरू करें। ड्राई वेदर में सिंथेटिक कपड़े या स्वेटर उतारते समय स्पार्क और क्रैकल क्यों सुनाई दे सकते हैं? कार का डोर खोलते समय छोटा इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है? चैप्टर के अनुसार इंसुलेटिंग सर्फेसिस को रब करने से चार्जेस अक्यूमुलेट हो सकते हैं और फिर वे बॉडी के थ्रू डिस्चार्ज होते हैं। लाइटनिंग भी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ स्टैटिक शब्द इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक का मतलब है जो टाइम के साथ मूव या चेंज ना करे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्टैटिक चार्जेस से अराइजिंग फोर्सेस, फील्ड्स और पोटेंशियल्स का स्टडी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि चार्जेस कभी भी डिस्चार्ज नहीं होंगे, बल्कि सिचुएशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैटिक मानकर उसके इफेक्ट स्टडी किए जाते हैं। ये डिस्टिंक्शन एग्जाम में डेफिनेशन के रूप में पूछा जा सकता है। एक क्विक चेक, अगर स्वेटर उतारते समय स्पार्क हुआ तो क्या स्वेटर ने कोई नया चार्ज क्रिएट किया? एक सेकंड रुककर सोचो। सही आइडिया यह है कि रबिंग के कारण चार्ज ट्रांसफर या सेपरेशन हुआ, नया नेट चार्ज पैदा नहीं हुआ। बाद में यही ऑब्जर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सपोर्ट करेगी। इलेक्ट्रिक चार्ज की हिस्टोरिकल शुरुआत एम्बर से जुड़ी है। थैल्स ऑफ मिलेटस ने लगभग 600 बीसी में ऑब्जर्व किया कि वुल या सिल्क से रब्ड एम्बर लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी शब्द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से आया, जिसका अर्थ एम्बर है। एग्जाम में हिस्ट्री सेंट्रल डेरिवेशन नहीं है, लेकिन टर्म और ऑब्जर्वेशन को चैप्टर इंट्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में याद रखना यूजफुल है। अब सबसे बेसिक एक्सपेरिमेंटल पैटर्न, दो ग्लास रॉड्स को वुल या सिल्क से रब करने के बाद पास लाओ, वे रिपेल करते हैं। दो प्लास्टिक रॉड्स को कैट्स फर से रब करने पर वे भी रिपेल करते हैं, लेकिन ग्लास रॉड और वुल अट्रैक्ट करते हैं और प्लास्टिक रॉड तथा ग्लास रॉड भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे दो काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन का आइडिया आता है। इन ऑब्जर्वेशन से 2 रूल्स मिलते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। चार्जेस की 2 कैटेगरीज को पॉजिटिव और नेगेटिव नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए। कन्वेंशन के अनुसार सिल्क से रब्ड ग्लास रॉड पॉजिटिव और ग्लास रॉड से जुड़े सिल्क का चार्ज नेगेटिव माना जाता है। इसी तरह कैट्स फर पॉजिटिव और प्लास्टिक रॉड नेगेटिव कन्वेंशन में लिया जाता है। यहाँ एक कॉमन कंफ्यूजन है। पॉजिटिव चार्ज बॉडी का मतलब ये नहीं कि उसमें पॉजिटिव पार्टिकल्स बाहर से भर गए। सॉलिड्स में चार्जिंग के दौरान रिलेटिवली लेस टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज करे तो पॉजिटिव हो जाती है और इलेक्ट्रॉन्स गेन करे तो नेगेटिव। यानी साइन को इलेक्ट्रॉन एक्सेस या डेफिसिट से कनेक्ट करो। ग्लास रॉड को सिल्क से रब करने पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स ग्लास से सिल्क में ट्रांसफर होते हैं, इसलिए ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिव और सिल्क इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नेगेटिव हो जाती है। दोनों बॉडीज मिलकर पहले की तरह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल टोटल सिस्टम बना सकती हैं। यह लाइन प्रिसाइजली लिखना, रबिंग में नो न्यू चार्जेस क्रिएटेड, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। अगर वही चार्ज ग्लास रॉड और सिल्क फिर कांटेक्ट कर लें
तो अट्रैक्शन खत्म हो सकती है। क्यों? ऑपोजिट चार्जेस न्यूट्रलाइज या नलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट। इसका अर्थ ये नहीं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर कोई पार्टिकल गायब हो गया, नेट ऑब्जर्वेबल इफेक्ट कैंसिल हो गया। तुम बताओ, न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या हमेशा चार्जेस से कंप्लीटली एम्प्टी बॉडी होता है? नहीं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हो सकते हैं, लेकिन उनका टोटल बैलेंस जीरो होता है। चार्ज्ड बॉडी में एक्सेस या डेफिसिट ऑफ वन काइंड ऑफ चार्ज होता है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज डिटेक्ट करने का सिंपल अपैरेटस है। चार्ज्ड ऑब्जेक्ट मेटल नॉब को टच करे तो चार्ज लीव्स तक फ्लो करता है और लीव्स डाइवर्ज करते हैं। डाइवर्जेंस अमाउंट ऑफ चार्ज का इंडिकेटर है। अब मटेरियल बिहेवियर पर आते हैं। कंडक्टर्स वे सब्सटेंसेस हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर सकती है क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स कंपैरेटिवली फ्री टू मूव होते हैं। मेटल्स, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज और अर्थ कंडक्टर्स के एग्जाम्पल्स हैं। इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी के पैसेज को स्ट्रांगली ऑपोज करते हैं। ग्लास, पोर्सलेन, प्लास्टिक, नायलॉन और वुड इसके एग्जाम्पल्स हैं। कंडक्टर पर चार्ज ट्रांसफर करो तो चार्ज उसके एंटायर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इंसुलेटर पर चार्ज डालो तो वह लार्जली उसी जगह लोकलाइज्ड रहता है। इसी कारण ड्राई हेयर पर प्लास्टिक या नायलॉन कोम रब करने से कोम चार्ज हो जाती है, लेकिन मेटल स्पून को हाथ में पकड़कर रब करने पर चार्ज बॉडी और अर्थ के थ्रू लीक हो जाता है। एक छोटा प्रेडिक्शन। मेटल रॉड को वुडन हैंडल से पकड़कर मेटल पार्ट को टच किए बिना रब किया जाए तो क्या रॉड चार्ज दिखा सकती है? हाँ, क्योंकि इंसुलेटिंग हैंडल चार्ज को तुम्हारे बॉडी और ग्राउंड तक आसानी से लीक होने से रोकता है। लेकिन बारे मेटल को हाथ से पकड़ोगे तो ह्यूमन बॉडी कंडक्टर होने के कारण चार्ज ड्रेन हो सकता है। अब बेसिक प्रॉपर्टीज को तीन कीवर्ड्स में बांधो: एडिटिविटी, कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन। इसके पहले पॉइंट चार्ज का मीनिंग भी क्लियर है। जब चार्ज बॉडी का साइज सेपरेशन की तुलना में बहुत छोटा हो तो हम उसका पूरा चार्ज एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड मान लेते हैं। यह आइडियलाइजेशन कैलकुलेशंस को मैनेजेबल बनाती है। एडिटिविटी का मतलब चार्ज अल्जेब्रेकली ऐड होता है। चार्ज स्केलर है, इसलिए डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस को केयरफुली इंक्लूड करना पड़ता है। एग्जाम्पल लो, +1 +2 -3 +4 और -5। टोटल होगा +1 +2 -3 +4 -5, यानी -1। साइन भूलना सबसे कॉमन मिस्टेक है। मास और चार्ज में एक यूजफुल कंपैरिजन है। मास नॉर्मली पॉजिटिव होता है जबकि चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं, इसलिए चार्ज एडिशन में वेक्टर डायरेक्शन नहीं लगती। ध्यान रहे, फोर्स वेक्टर है, चार्ज स्केलर है। यही डिफरेंस आगे कूलम फोर्स और सुपरपोजिशन में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को अपने वर्ड्स में बोलो। आइसोलेटेड सिस्टम में बॉडीज के बीच चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, लेकिन टोटल चार्ज टाइम के साथ अनचेंज रहता है। रबिंग में एक बॉडी जितना चार्ज गेन करती है, दूसरी उतना लूज करती है। इसलिए चार्जिंग ट्रांसफर है, क्रिएशन या डिस्ट्रक्शन नहीं। तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? एक सटल पॉइंट भी है। चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स किसी प्रोसेस में क्रिएट या डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज कंजर्व रहता है। चैप्टर में न्यूट्रॉन के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बदलने का एग्जाम्पल दिया गया है। दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस के कारण टोटल चार्ज जीरो पहले भी था और बाद में भी। एग्जाम आंसर में आइसोलेटेड सिस्टम शब्द जरूर रखना। क्वांटाइजेशन का सेंट्रल फॉर्मूला है Q = NE, जहां N इंटीजर है, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -E और प्रोटॉन का +E होता है। बेसिक चार्ज E का मैग्नीट्यूड लगभग 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम है। इसका मतलब कोई फ्री चार्ज आर्बिट्रेरी वैल्यू नहीं, बल्कि E के इंटीग्रल मल्टीपल्स में होता है। क्वांटाइजेशन को मैक्रोस्कोपिक स्केल पर अक्सर इग्नोर क्यों करते हैं? क्योंकि ये बहुत छोटा है। लार्ज स्केल बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत बड़ी होती है, इसलिए स्टेप्स इतने टाइनी होते हैं कि चार्ज कंटिन्यूअस जैसा दिखाई देता है। माइक्रोस्कोपिक स्केल पर, जहां कुछ टेंस या हंड्रेड्स ऑफ ही काउंट किए जा सकते हैं, क्वांटाइजेशन क्लियरली इंपॉर्टेंट रहती है। स्केल यहाँ की वर्ड है।
SI यूनिट कूलम है। सिंबल C। 1 कूलम बहुत बड़ा प्रैक्टिकल चार्ज यूनिट हो सकता है। चैप्टर के एग्जाम्पल में अगर हर सेकेंड 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो तो 1 कूलम कलेक्ट करने में लगभग 198 ईयर्स लगते हैं। यह रिजल्ट याद रखने से स्केल समझ आता है, लेकिन कैलकुलेशन में पहले चार्ज पर सेकंड निकालना और फिर टोटल चार्ज डिवाइड करना जरूरी है। एक मिनी रिकैप। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लाइक रिपेल और अनलाइक अट्रैक्ट कंडक्टर में चार्जेस मूव और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इंसुलेटर में लोकलाइज रह सकते हैं। चार्ज स्केलर है और इसके 3 फाउंडेशनल प्रॉपर्टीज हैं, एडिटिविटी, कंजर्वेशन और क्वांटिजेशन। अब तक हम चैप्टर की लैंग्वेज एस्टेब्लिश कर चुके हैं। अब फोर्स को क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब करेंगे। कूलम्स लॉ 2 पॉइंट चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताता है। पॉइंट चार्ज अप्रॉक्सीमेशन तब वैलिड है जब चार्ज बॉडीज का लीनियर साइज उनके बीच की सेपरेशन से बहुत छोटा हो। फोर्स चार्ज मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फॉर्मूला है F इक्वल्स के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। वैक्यूम में के अप्रॉक्सीमेटली 9 टाइम्स 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, इसलिए डिस्टेंस डबल करने पर फोर्स 1/4 हो जाती है, जबकि किसी एक चार्ज को डबल करने पर फोर्स डबल। फॉर्मूला सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं बताता, साइन और लाइन जॉइनिंग द चार्जेस से अट्रैक्शन या रिपल्शन की डायरेक्शन भी डिसाइड होती है। क्विक चेक। 2 चार्जेस सेम साइन के हैं और डिस्टेंस हाफ कर दी गई। फोर्स कितनी बदलेगी? प्रोडक्ट सेम है, लेकिन R स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, इसलिए फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर दोनों चार्जेस डबल भी कर दिए जाएं और डिस्टेंस हाफ हो, तो चार्ज प्रोडक्ट 4 टाइम्स और डिस्टेंस इफेक्ट 4 टाइम्स, टोटल फोर्स 16 टाइम्स होगी। कूलम ने फोर्स मेजर करने के लिए टोर्शन बैलेंस इस्तेमाल किया। अननोन चार्ज को आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर से कांटेक्ट कराकर सिमेट्री के कारण चार्ज Q/2 फिर Q/4 जैसे वैल्यूज प्राप्त की जा सकती थी। डिस्टेंस बदलकर और चार्जेस को अलग कॉम्बिनेशंस में रखकर फोर्स कंपैरिजन किया गया। इस तरह इनवर्स स्क्वायर रिलेशन एक्सपेरिमेंटली एस्टेब्लिश हुई। फॉर्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्म भी देखो। K इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसलिए F इक्वल्स 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, जिसकी SI वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 8.854 टाइम्स 10 पावर -12 होती है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यूनिट्स और पावर्स ऑफ 10 केयरफुली हैंडल करना। कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में फोर्स की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से आती है। सेम साइन चार्जेस में फोर्स लाइन जॉइनिंग पर रिपल्सिव डायरेक्शन में होता है, ऑपोजिट साइन चार्जेस में अट्रैक्टिव डायरेक्शन में, इसलिए एक ही वेक्टर इक्वेशन दोनों केसेस हैंडल कर सकती है। न्यूटन्स थर्ड लॉ भी सेटिस्फाई होती है। चार्ज 1 पर चार्ज 2 का फोर्स और चार्ज 2 पर चार्ज 1 का फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ मिसकंसेप्शन चेक। क्या कूलम फोर्स हमेशा रिपल्सिव है क्योंकि फॉर्मूला में Q1 Q2 लिखा है? नहीं, प्रोडक्ट का साइन डायरेक्शन को अफेक्ट करता है। लाइक चार्जेस के लिए रिपल्शन और अनलाइक चार्जेस के लिए अट्रैक्शन। फॉर्मूला को सिर्फ नंबर्स डालने की मशीन मत समझो। पहले साइंस, ज्योमेट्री और आस्क्ड फोर्स आइडेंटिफाई करो। अब सिस्टम में एक से अधिक चार्जेस हों तो सिंगल कूलम फॉर्मूला इनफ नहीं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि किसी चार्ज पर टोटल फोर्स बाकी सभी चार्जेस द्वारा इंडिविजुअली लगाए गए फोर्सेस का वेक्टर सम है। प्रत्येक पेयर का फोर्स दूसरे चार्जेस की प्रेजेंस से अनअफेक्टेड माना जाता है और कोई एक्स्ट्रा 3 बॉडी फोर्स ऐड नहीं होती। मल्टीपल चार्ज क्वेश्चन का मेथड सुनो। पहले टारगेट चार्ज चुनो, फिर हर सोर्स चार्ज के कारण फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालो, हर फोर्स की डायरेक्शन ड्रॉ करो, उसके बाद वेक्टर एडिशन करो, जरूरत हो तो कंपोनेंट्स या सिमेट्री यूज करो। स्केलर मैग्नीट्यूड्स को सीधे जोड़ देना तभी सही होगा जब डायरेक्शन सेम हो, वरना यही कॉमन एरर आंसर बिगाड़ देती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पर इक्वल चार्जेस के इफेक्ट को सिमेट्री से समझो। तीनों चार्जेस से सेंटर की दूरी इक्वल है, इसलिए इंडिविजुअल फोर्स मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं। डायरेक्शंस 3 सिमेट्रिक रेडियल लाइंस में हैं। वेक्टर सम 0 आता है। यह कैलकुलेशन से पहले सिमेट्री पहचानना टाइम बचाता है, लेकिन अलग साइंस हो तो डायरेक्शन बदल जाएगी
और रिजल्टेंट ऑटोमेटिकली जीरो नहीं मान सकते। एक शॉर्ट रिकॉल, सुपरपोजिशन में फोर्स स्केलर सम है या वेक्टर सम, और क्या दूसरे चार्जेस की प्रेजेंस इंडिविजुअल पेयर फोर्स को बदलती है, चैप्टर के इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल में नहीं। तुम चाहो तो एडजी पर इसी तरह एक एग्जैक्ट एआई ट्यूटर डाउट डालकर केवल हिंट्स मांग सकते हो, ताकि फाइनल वेक्टर तुम्हें खुद डिराइव करना पड़े। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्चुअल लीप। मान लो सोर्स चार्ज Q ओरिजिन पर है और टेस्ट चार्ज Q को पॉइंट P पर रखते हैं। Q के आसपास स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद माना जाता है। P पर रखे Q पर फोर्स उस फील्ड के कारण आता है। इसलिए फील्ड को सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट की प्रॉपर्टी की तरह देख सकते हैं, न कि केवल दो चार्जेस के बीच डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, किसी पॉइंट पर स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, फॉर्मूला E इक्वल्स F बाय Q, टेस्ट चार्ज स्मॉल q, ताकि वह सोर्स चार्ज अरेंजमेंट को डिस्टर्ब न करे। इम्पोर्टेंट बात, इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज और पोजीशन पर डिपेंड करता है, टेस्ट चार्ज की चोजन वैल्यू पर नहीं। फोर्स डिपेंड करता है, Q पर, फील्ड नहीं। पॉइंट चार्ज Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 1/4πε0 टाइम्स मैग्नीट्यूड Q/r² है। पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए फील्ड रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, SI यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब। रिलेशन F इक्वल्स QE याद रखो, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन नेगेटिव टेस्ट चार्ज के लिए फील्ड के अपोजिट हो सकती है। यही नेगेटिव टेस्ट चार्ज वाला पॉइंट बहुत पूछा जाता है। फील्ड की डायरेक्शन डेफिनेशन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के फोर्स से तय होती है। अगर एक्चुअल टेस्ट चार्ज नेगेटिव है, तो उस पर फोर्स E के ऑपोजिट लगेगा। इसलिए क्वेश्चन में फील्ड डायरेक्शन और फोर्स डायरेक्शन अलग अलग सोचो। पहले सोर्स चार्ज का फील्ड ड्रॉ करो, फिर टेस्ट चार्ज का साइन अप्लाई करो। सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी सुपरपोजिशन फॉलो करता है। हर सोर्स चार्ज का फील्ड इंडिविजुअली निकालकर वेक्टर सम करो। टोटल E इक्वल्स E1 प्लस E2 प्लस आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस के हर पॉइंट पर डिफाइंड वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी वैल्यू सोर्स चार्जेस की अरेंजमेंट तथा ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिटरमाइन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को सिर्फ मैथमेटिकल इंटरमीडिएट मानकर डिसमिस मत करना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स निकालने के लिए यह कन्वीनियंट लैंग्वेज है। टाइम डिपेंडेंट सिचुएशंस में फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस और बढ़ता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन इंस्टेंटेनियसली ट्रैवल नहीं करती। सोर्स की चेंज फील्ड के रूप में प्रोपगेट होती है और बाद में दूसरे चार्ज पर इफेक्ट आता है। चैप्टर में फील्ड को फिजिकल एंटिटी की तरह ट्रीट किया गया है। पॉइंट चार्ज की स्फेरिकल सिमेट्री भी नोट करो। इक्वल डिस्टेंस पर फील्ड मैग्नीट्यूड सेम होती है, क्योंकि मैग्नीट्यूड केवल r पर डिपेंड करती है। डायरेक्शन रेडियल होती है, इसलिए सोर्स चार्ज को सेंटर मानकर स्फीयर पर फील्ड मैग्नीट्यूड कांस्टेंट मिलती है। सिमेट्री आगे गॉस लॉ की एप्लीकेशंस में कैलकुलेशन को सिंपल बनाएगी। अब तक हम फोर्स से फील्ड तक आ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फील्ड को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करने का तरीका है। किसी लाइन की टैंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। पॉजिटिव चार्ज से लाइंस रेडियली बाहर और नेगेटिव चार्ज की ओर लाइंस अंदर जाती हैं। स्ट्रेंथ रिलेटिव डेंसिटी से दिखती है। जहां लाइंस क्राउडेड हैं, वहां फील्ड स्ट्रॉन्ग, और जहां स्पेस्ड है, वहां फील्ड वीक। फील्ड लाइंस की नंबर अपने आप फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि हम ड्राइंग में कितनी लाइंस चुने ये आर्बिट्रेरी हो सकता है। इंपॉर्टेंट है रिलेटिव डेंसिटी। पॉइंट चार्ज से दूर जाने पर फील्ड 1/r² घटती है और स्फेरिकल एरिया r² के साथ बढ़ती है। इसलिए लाइंस दूर जाकर स्प्रेड होती हैं, लेकिन सेम सॉलिड एंगल में उनका काउंट कंसिस्टेंट रहता है। अब 4 प्रॉपर्टीज एक्टिव रिकॉल से बोलो। लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव जाती हैं, या सिंगल चार्ज के केस में इन्फिनिटी से या इन्फिनिटी तक जा सकती हैं। चार्ज फ्री रीजन में लाइंस कंटिन्यूस होती हैं। दो फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि इंटरसेक्शन पर फील्ड की दो डायरेक्शंस हो जाएंगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप्स नहीं बनाती। एग्जाम आंसर में क्रॉसिंग वाली एक्सप्लेनेशन प्रिसाइसली लिखना। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूनिक होनी चाहिए। अगर दो लाइंस क्रॉस करेंगी
तो उसी पॉइंट पर टैंजेंट के कारण दो डायरेक्शंस मिलेंगी, जो इम्पॉसिबल है। क्लोज्ड लूप न बनने का रिलेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की कंजर्वेटिव नेचर से है। डायग्राम बनाते समय आरोज और रिलेटिव स्पेसिंग दोनों दिखाना यूजफुल है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल या इक्वल और ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू की पेयर है जो डिस्टेंस 2a से सेपरेटेड है। डाइपोल की डायरेक्शन कन्वेंशनली नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। टोटल चार्ज जीरो है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं मान सकते क्योंकि दोनों चार्जेस अलग लोकेशंस पर हैं और उनके फील्ड्स एग्जैक्ट सेम पॉइंट वाइज कैंसिल नहीं होते। डाइपोल मोमेंट वेक्टर p का मैग्नीट्यूड q टाइम्स 2a है, डायरेक्शन माइनस q से प्लस q। लार्ज डिस्टेंस पर डाइपोल फील्ड पॉइंट चार्ज के 1/r² की तुलना में फास्टर, यानी 1/r³ फॉल करती है। एक्सिस पर फील्ड डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में और इक्वेटोरियल प्लेन पर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, दूर के पॉइंट अप्रोक्सीमेशन में। एक कॉमन मिस्टेक, टोटल चार्ज जीरो देखकर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो लिख देना। ऐसा नहीं, डाइपोल के फील्ड्स दूर जाकर नियरली कैंसिल करते हैं, इसलिए फील्ड रैपिडली डिक्रीज करती है, लेकिन फाइनाइट सेपरेशन के कारण फील्ड मौजूद रहती है। पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर में परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो सकता है, जबकि कुछ मॉलिक्यूल्स फील्ड अप्लाई होने पर डाइपोल मोमेंट डेवलप करते हैं। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पर प्लस q पर फोर्स q e और माइनस q पर ऑपोजिट फोर्स लगता है। नेट फोर्स जीरो है क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है, लेकिन फोर्सेस अलग पॉइंट्स पर एक्ट करते हैं, इसलिए टार्क उत्पन्न होता है। टॉर्क वेक्टर टाउ इक्वल्स p क्रॉस e, मैग्नीट्यूड p e साइन थीटा। यह टॉर्क डाइपोल को फील्ड के साथ अलाइन करने की कोशिश करता है। अगर पी फील्ड के पैरेलल है, थीटा जीरो और टॉर्क जीरो। एंटी पैरेलल में भी टॉर्क जीरो, लेकिन ओरिएंटेशन स्टेबल या अनस्टेबल होने की बात क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड कर सकती है। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डाइपोल पर नेट फोर्स भी आ सकता है। चार्ज कोम न्यूट्रल पेपर को अट्रैक्ट कर सकती है क्योंकि पेपर पोलराइज होकर इंड्यूस डाइपोल बनाता है और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड नेट फोर्स देता है। अब डाइपोल सेक्शन का रिकैप। डेफिनेशन में इक्वल ऑपोजिट चार्जेस और सेपरेशन 2a। मूवमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव। फार फील्ड डिपेंडेंस 1/r³। यूनिफॉर्म फील्ड में नेट फोर्स जीरो लेकिन टॉर्क p क्रॉस e। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स और टॉर्क दोनों पॉसिबल। न्यूमेरिकल में एंगल, यूनिट्स ऑफ p एस कूलम मीटर और डायरेक्शन को इग्नोर मत करना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए एरिया ओरिएंटेशन इमेजिन करो। यूनिफॉर्म फील्ड में एक स्मॉल एरिया एलिमेंट रखो। फील्ड के नॉर्मल एरिया से मैक्सिमम लाइंस पास होंगी। एरिया को टिल्ट करने पर प्रोजेक्टेड एरिया घटेगा, इसलिए फ्लक्स ई डॉट डेल्टा एस यानी ई डेल्टा एस कॉस थीटा होगा। यहाँ थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल है, सरफेस के प्लेन के साथ नहीं। एरिया वेक्टर की मैग्नीट्यूड एरिया होती है और डायरेक्शन सरफेस के नॉर्मल की। क्लोज्ड सरफेस के लिए कन्वेंशनली आउटवर्ड नॉर्मल लिया जाता है, इसलिए बाहर जाती फील्ड और आउटवर्ड एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव, अंदर जाती फील्ड का फ्लक्स नेगेटिव हो सकता है। फ्लक्स कोई एक्चुअल लिक्विड फ्लो नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ओरिएंटेड एरिया का मैथमेटिकल क्वांटिटी है। क्विक क्वेश्चन, अगर फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल हो, थीटा 90 डिग्रीज होगा जीरो। एरिया वेक्टर नॉर्मल है, इसलिए फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्रीज। COS 90 जीरो, इसलिए फ्लक्स जीरो। यही रीजन है कि क्लोज्ड सिलेंडर की कर्व्ड साइड पर जब फील्ड एक्सिस के पैरेलल हो, साइड फ्लक्स जीरो हो सकता है। स्मॉल एलिमेंट के लिए फ्लक्स डेल्टा फाई इक्वल्स ई डॉट डेल्टा एस। पूरे सरफेस के लिए स्मॉल एलिमेंट्स के फ्लक्स ऐड करने पड़ते हैं और लिमिट में सरफेस इंटीग्रल मिलता है। यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। न्यूमेरिकल में 3 चेक्स करो, फील्ड कांस्टेंट है या नहीं, एंगल किस वेक्टर के साथ है और सरफेस क्लोज्ड है या ओपन। अब चैप्टर का पावरफुल टूल, गॉसेस लॉ। किसी क्लोज्ड सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स एनक्लोज्ड टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो। फॉर्मूला फाई इक्वल्स क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन जीरो।
ध्यान रहे, लेफ्ट साइड का इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड दोनों चार्जेस से प्रभावित हो सकता है, लेकिन राइट साइड पर केवल एनक्लोज चार्ज आता है। यही डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस लॉ किसी भी शेप और साइज की क्लोज सरफेस के लिए ट्रू है। चुनी गई सरफेस को गॉसियन सरफेस कहते हैं। डिस्क्रीट चार्ज के लोकेशन से सरफेस पास नहीं करानी चाहिए, क्योंकि वहां फील्ड वेल डिफाइन नहीं रहती। लॉ सबसे यूजफुल तब बनती है जब चार्ज कॉन्फ़िगरेशन में सिमेट्री हो और गॉसियन सरफेस पर फील्ड मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। एक ट्रैप, अगर नेट फ्लक्स 0 है तो क्या क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं हो सकता? केवल इतना कंक्लूड कर सकते हो कि एनक्लोज्ड नेट चार्ज 0 है। अंदर इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हो सकते हैं, या बाहर के चार्जेस फील्ड कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन क्लोज सरफेस का नेट फ्लक्स बदल नहीं सकते। नेट एनक्लोज चार्ज और टोटल इंटरनल पार्टिकल्स अलग आइडियाज हैं। पॉइंट चार्ज को सेंटर पर रखी स्फेरिकल सरफेस के लिए फील्ड रेडियल और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। हर एरिया एलिमेंट पर ई पैरेलल डेल्टा एस, इसलिए टोटल फ्लक्स ई टाइम्स 4πr² बनता है। कूलॉम फील्ड सब्स्टिट्यूट करने पर रिजल्ट Q/ε0 आता है। यही सिंपल स्फीयर डेरिवेशन जनरल गॉस लॉ की इंट्यूशन देती है। अब एप्लीकेशंस में सिमेट्री आइडेंटिफाई करना सीखो। इन्फिनिट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के लिए सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस चुनते हैं। फील्ड रेडियल है और कर्व्ड सरफेस पर मैग्नीट्यूड सेम। सिलेंडर के 2 फ्लैट एंड्स पर फील्ड एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसलिए वहां फ्लक्स 0। कर्व्ड एरिया 2πr/L लेकर गाउस लॉ से E इक्वल्स λ/2πε0r मिलता है। वायर वाले रिजल्ट में आर वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और फील्ड पॉजिटिव लैम्डा के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव लैम्डा के लिए इनवर्ड। इन्फिनिट वायर अजम्पशन क्रूशियल है, क्योंकि तभी एंड इफेक्ट्स इग्नोर होकर फील्ड केवल रेडियल डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। फाइनाइट लॉन्ग वायर के सेंट्रल रीजन में यही रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली यूजफुल हो सकता है। इन्फिनिट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट के लिए पिलबॉक्स या रेक्टेंगुलर गॉसियन सरफेस लो। फील्ड दोनों साइड्स पर प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन में है। साइड फेसेस पर फ्लक्स 0 और 2 ऑपोजिट फेसेस पर फ्लक्स ऐड होता है। टोटल 2 ये एनक्लोज्ड चार्ज सिग्मा ए है, इसलिए E इक्वल σ/2ε0 फील्ड डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट रहता है। प्लेन शीट का डायरेक्शन साइन पर डिपेंड करता है। पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी हो तो फील्ड शीट से बाहर की ओर, नेगेटिव हो तो शीट की ओर। फाइनाइट लार्ज शीट के मिडल रीजन में इन्फिनिट शीट फॉर्मूला अप्रोक्सीमेट होता है। एजेस के पास फील्ड पैटर्न बदल सकता है, इसलिए आंसर में सिमेट्री और अप्रोक्सीमेशन की कंडीशन लिखना मार्क्स के लिए हेल्पफुल है। यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल के लिए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस चुनते हैं। आउटसाइड रेडियस आर ग्रेटर देन आर पर फील्ड ऐसा है जैसे पूरा चार्ज सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड हो। E इक्वल्स 1/4πε0 टाइम्स Q/r² रेडियल डायरेक्शन के साथ। इनसाइड आर लेस देन आर पर एनक्लोज चार्ज 0, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0। स्फेरिकल शेल रिजल्ट को 2 बॉक्सेस में याद करो। आउटसाइड सेंट्रल पॉइंट चार्ज जैसा फील्ड, इनसाइड जीरो फील्ड। टोटल शेल चार्ज Q इक्वल्स 4πr² सिग्मा। साइन पॉजिटिव हो तो आउटसाइड फील्ड आउटवर्ड, नेगेटिव हो तो इनवर्ड। गॉसियन सरफेस पर फील्ड कांस्टेंट होने की वजह स्फेरिकल सिमेट्री है। केवल फॉर्मूला याद करने से डेरिवेशन नहीं समझ आएगी। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी चैप्टर में आता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स ΔQ/ΔS, लीनियर डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स ΔQ/ΔL और वॉल्यूम डेंसिटी रो इक्वल्स ΔQ/ΔV। यूनिट्स क्रमशः कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर और कूलम पर मीटर क्यूब हैं। मैक्रोस्कोपिक डेंसिटी माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रीट चार्जेस का स्मूथ एवरेज मानी जाती है। अब फाइनल ओरिएंटेशन हम अंतिम सेक्शन में है। पूरे चैप्टर की स्टोरी है चार्ज से फोर्स, फोर्स से फील्ड, फील्ड से लाइंस और फ्लक्स से गॉस लॉ। एग्जाम में हर न्यूमेरिकल से पहले सोर्स चार्जेस, सिमेट्री, डायरेक्शन, यूनिट और साइन आइडेंटिफाई करो। फॉर्मूला सिलेक्शन बाद में करो। यही कंसेप्चुअल ऑर्डर रोट मेमोराइजेशन पर डिपेंडेंस घटाता है। फाइनल चैलेंज के लिए नोटबुक खोलो
और बिना देखे 5 लाइंस लिखो। चार्ज की 3 प्रॉपर्टीज, कूलम्स लॉ का डिस्टेंस डिपेंडेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, डाइपोल टॉर्क और गॉस लॉ। फिर खुद चेक करो कि फील्ड लाइंस क्रॉस क्यों नहीं करती और जीरो फ्लक्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। अगर आंसर अटकता है एडजी पर उसे छोटे सोक्रेटिक हिंट्स में सॉल्व करना। पूरा सॉल्यूशन तुरंत मत मांगना। तो आज के सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज, रबिंग में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, चार्ज क्रिएट नहीं होता। लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक अट्रैक्ट, कंडक्टर्स में चार्ज मूव करता है और इंसुलेटर्स में लोकलाइज्ड रहता है। चार्ज एडिटिव, कंजर्व्ड और क्वांटाइज्ड है। कूलम फोर्स इनवर्स स्क्वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, सुपरपोजिशन वेक्टर सम है और डाइपोल का फील्ड दूर जाकर 1/r³ घटता है। और कॉमन मिस्टेक याद रखो, जीरो टोटल चार्ज का मतलब जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, क्योंकि डाइपोल इसका क्लियर एग्जाम्पल है। फ्लक्स में एंगल एरिया वेक्टर के साथ लेना है। गॉस लॉ में राइट साइड पर एनक्लोज्ड नेट चार्ज आता है, जबकि फील्ड पूरे चार्ज अरेंजमेंट से आ सकती है। तुमने अगर यह डिस्टिंक्शन समझ लिया तो चैप्टर की बैकबोन स्ट्रांग है। अब छोटा नेक्स्ट स्टेप, आज एक सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस का नीट डायग्राम बनाओ, वायर, प्लेन शीट और स्फेरिकल शेल के अलग अलग। हर डायग्राम में फील्ड डायरेक्शन, एरिया वेक्टर और जीरो फ्लक्स फेसेस लेबल करो। फिर एक कूलम्स लॉ और एक डाइपोल टॉर्क क्वेश्चन बिना नोट्स के अटेम्प्ट करो। गौरव और स्वाति की ओर से वार्म विशेस, कामली रिवाइज करते रहो, क्यूरियोसिटी बचाए रखो और एजी के साथ कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप मास्टर करो।